यार, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है ना, जब तुम बस कहते हो बस अब बहुत हुआ। और यकीन मानो, वही वो दिन होता है जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। एक सच बात बताऊं, एक क्षणिक तारीफ, एक पीठ थपथपाना जो मुश्किल से 1 मिनट तक रहता है। समस्या ये है कि जब तुम्हारा आत्म मूल्य किसी और की राय पर निर्भर करता है, तो तुम अनिवार्य रूप से उन्हें अपनी खुशी की चाबियां सौंप रहे हो। पहली बार में तुमने शायद ये भी नहीं महसूस किया हो कि तुम ये कर रहे थे। शायद तुम सिर्फ विनम्र हो रहे थे या फिट होना चाहते थे। लेकिन समय के साथ तुमने अपनी सफलता को दूसरों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर मापना शुरू कर दिया। क्या उन्हें पसंद आया जो मैंने कहा? क्या उन्होंने मेरे प्रयास पर ध्यान दिया? क्या मैं उनके लिए काफी हूँ? और जब मंजूरी नहीं आई या जब इसके बजाय आलोचना हुई, तो ये बहुत चुभता था। लेकिन फिर एक मोड़ आया। शायद ये एक धीमी एहसास थी, या शायद ये तुम पर एक टन ईंटों की तरह लगी। तुम कभी नहीं जीतोगे जब तुम दूसरों की तालियों के लिए खेल रहे हो। सच तो ये है कि कुछ लोग कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। दूसरे तुम्हें एक दिन पसंद करेंगे और अगले दिन तुम्हारी आलोचना करेंगे। तुमने महसूस किया कि उनकी मान्यता के लिए जीना एक ऐसा खेल था जो तुम्हारे खिलाफ धांधली वाला था। तो तुमने खेल छोड़ दिया। तुमने खुद को मान्य करने का फैसला किया। किसी और के तुम्हें ये बताने का इंतजार करने के बजाय तुमने आईने में देखा और इसे खुद कहा। तुमने अपनी खुद की प्रगति का जश्न मनाया, तब भी जब किसी और ने ध्यान नहीं दिया। तुम्हें उनकी मंजूरी की जरूरत बंद हो गई, क्योंकि तुमने खुद को कुछ कहीं बेहतर दिया। वास्तविक आत्मसम्मान यहाँ एक पागलपन वाला हिस्सा है। जब तुमने मान्यता की तलाश करना बंद कर दिया, तो लोगों ने इसे वैसे भी देना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी प्रशंसा अच्छी थी निश्चित रूप से, लेकिन ये अब और आवश्यक नहीं थी। तुम्हारा मूल्य बातचीत के लिए नहीं था। तुम जानते थे कि तुम कौन हो और तुम क्या करने में सक्षम हो। उस तरह का आत्मविश्वास ये अटूट है, और इसीलिए तुमने अपनी शक्ति वापस ले दी, क्योंकि तुमने आखिरकार महसूस किया कि ये शुरू से ही तुम्हारी देने के लिए थी। चौथी बात, तुमने ये समझा कि उन्हें गलत साबित करना अभी भी उन्हें नियंत्रण देना है। उन्हें गलत साबित करने के विचार में एक जाल छिपा है। पहली बार में ये सशक्त लगता है, गुस्से और दृढ़ संकल्प से प्रेरित। तुम उनके हैरान चेहरों की कल्पना करते हो जब तुम आखिरकार सफल होते हो, उनके संदेहों को उनके चेहरे पर रगड़ते हुए। लेकिन यहाँ समस्या है, जब तुम किसी और को गलत साबित करने पर केंद्रित होते हो, तो वे अभी भी ड्राइवर की सीट पर होते हैं। तुम्हारे विकल्प, तुम्हारे लक्ष्य और यहाँ तक कि तुम्हारी जीतें भी उनकी राय में निहित हैं। चाहे तुम सफल हो या असफल, वे अभी भी तुम्हारी कहानी को नियंत्रित कर रहे हैं। तभी तुम्हें ये लगा, सच्ची शक्ति प्रतिशोध से नहीं आती है, ये स्वतंत्रता से आती है। तुमने महसूस किया कि बदला लेने से प्रेरित सफलता टिकाऊ नहीं थी, क्योंकि ये तुम्हें उन्हीं लोगों से बांधे रखती थी जिनसे तुम बचने की कोशिश कर रहे थे। उनकी राय तुम्हारे उन्हें दूर करने के विद्रोही प्रयासों में भी अभी भी तुम्हारे फैसलों को आकार दे रही थी, और ईमानदारी से वे तुम्हारे जीवन पर उस तरह की शक्ति के हकदार नहीं थे। तो तुमने अपना ध्यान बदल दिया। तुमने इसे उनके बारे में बनाना बंद कर दिया और इसे तुम्हारे बारे में बनाना शुरू कर दिया। तुमने सफलता को आलोचकों को चुप कराने के तरीके के रूप में नहीं, बल्कि अपनी खुद की क्षमता को पूरा करने और वास्तविक खुशी पाने के तरीके के रूप में फिर से परिभाषित किया। तुमने ऐसे लक्ष्य निर्धारित करना शुरू कर दिया जिनका किसी और की अपेक्षाओं से कोई लेना देना नहीं था, और तुम्हारे खुद के विकास से सब कुछ लेना देना था। यहाँ विडंबना है, जब तुमने उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करना बंद कर दिया, तो तुमने स्वाभाविक रूप से ये वैसे भी कर दिया। लेकिन तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी राय अप्रासंगिक पृष्ठभूमि शोर बन गई। तुम्हारी उपलब्धियां उनके संदेह की प्रतिक्रिया नहीं थी, वे तुम्हारी ताकत, अनुशासन और जुनून का प्रतिबिंब थी। और उस तरह की सफलता ये किसी भी छोटी मोटी बदला लेने से कहीं ज्यादा मीठी होती है। जब तुमने आलोचकों को नियंत्रण देना बंद कर दिया, तो तुमने सिर्फ उन्हें चुप नहीं कराया, तुमने खुद को मुक्त कर लिया, और वो स्वतंत्रता अंतिम जीत थी। पांचवी बात,
तुमने उनकी आलोचना को महारत के लिए एक खाका के रूप में इस्तेमाल किया। आलोचना चुभती है, इसमें कोई मीठा नहीं है। जब कोई तुम्हारी क्षमताओं पर शक करता है या तुम्हारे प्रयासों को नीचे गिराता है तो या तो भड़कना या बंद हो जाना आकर्षक होता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। हर कठोर आलोचना के भीतर सच्चाई का एक टुकड़ा छिपा होता है जो तुम्हें बेहतर होने में मदद कर सकता है। तुमने उन चुभने वाले शब्दों को तुम्हें तोड़ने नहीं दिया, इसके बजाय तुमने उनका विश्लेषण किया, जो उपयोगी था उसे निकाला और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। पहली बार में ये आसान नहीं था। लोगों को तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाते या तुम्हारे विचारों का मजाक उड़ाते हुए सुनना दुखद था, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय तुमने इसे एक पहेली की तरह देखने का फैसला किया। उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? क्या उनके शब्दों में कोई सच्चाई थी या ये सिर्फ शोर था? जब सार था तो तुमने समायोजन किए। अगर हम इंसान इस तरह से बने हैं कि हमें फर्क पड़ता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये हमारे अंदर बसी एक पुरानी आदत है, उस जमाने की जब हम गुफाओं में रहते थे और अगर हमें कोई समूह से निकाल देता तो कोई जंगली जानवर हमें खा सकता था। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब हमें खूंखार जानवरों से नहीं बल्कि बस इंटरनेट और अपनी राय देने वाले लोगों से बचना है। फिर भी बुराई करने वालों का एक अजीब तरीका होता है हमें अपने जाल में फंसाने का, जिससे हम खुद की कीमत पर शक करने लगते हैं। वे कानाफूसी करते हैं या चिल्लाते हैं कि हम उतने होशियार, मजबूत या प्रतिभाशाली नहीं हैं। और कुछ समय के लिए शायद तुमने उनकी बातें सुनी, शायद तुमने उन पर यकीन भी कर लिया, लेकिन फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो असाधारण था। तुम खड़े हुए, तुमने एक लकीर खींची और कहा, बस अब और नहीं। और उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। तुमने उन आलोचकों को चुप करा दिया, शब्दों से नहीं बल्कि अपनी साहसी और बेबाक हरकतों से। तुमने अपनी शक्ति वापस पा ली और मेरा यकीन करो, दुनिया अब तुम्हें देख रही है। लेकिन तुमने ये किया कैसे? चलो इसे कदम दर कदम समझते हैं और मैं वादा करती हूँ कोई किताबी बातें नहीं, सिर्फ सच्ची और खरी सच्चाई। तैयार हो जाओ। पहली बात, तुमने उन लोगों से बहस करना बंद कर दिया जो तुम्हारी बात सुनने में कभी दिलचस्पी ही नहीं रखते थे। लोग बहस करना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ एक बात है, उनमें से ज्यादातर तुम्हारी तरफ से सुनने में भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वे सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। और कुछ समय के लिए तुमने शायद साथ खेला हो, खुद को समझाने, अपने विकल्पों को उचित ठहराने या अपने मूल्य को साबित करने की कोशिश की हो। तुमने सोचा कि अगर तुम सही शब्द ढूंढ सकते तो वे आखिरकार समझ जाएंगे, लेकिन वे कभी नहीं समझे, है ना? क्योंकि वे पहली बार में सुन ही नहीं रहे थे। तभी सब कुछ समझ में आया। तुमने महसूस किया कि जीतने का एकमात्र तरीका बहस में शामिल होना बंद करना था। एक निष्क्रिय मैं हार मानता हूँ वाले तरीके से नहीं, बल्कि एक साहसी निर्णायक चाल के साथ जो कहती है मेरी ऊर्जा इस बकवास के लिए बहुत मूल्यवान है। तुमने हर टिप्पणी, हर निष्क्रिय आक्रामक कटाक्ष, चिंता के रूप में प्रच्छन्न हर छिपे हुए अपमान पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। तुम उन बातचीत से दूर चले गए जो तुम्हारी आत्मा को निचोड़ती थीं और तुम्हें शांति से लूटती थीं। यहाँ एक जंगली हिस्सा है। जिस पल तुमने संलग्न होना बंद कर दिया, आलोचकों ने अपनी शक्ति खो दी। क्यों? क्योंकि आलोचना ध्यान पर पनपती है। ये एक आग की तरह है। ये सिर्फ तब तक जलती है जब तक तुम उसे खिलाते रहते हो। जब तुमने उन्हें अपना समय और ऊर्जा देना बंद कर दिया तो उनके शब्द सिर्फ खाली शोर बन गए। और जब तुम बात करने में व्यस्त थे, तुम करने में व्यस्त थे, निर्माण करने में, बढ़ने में, जीतने में। इस बदलाव की सुंदरता ये थी कि इसने तुम्हारे दिमाग में उन चीज़ों के लिए जगह खाली कर दी जो वास्तव में मायने रखती थीं। अपने दिमाग में तर्कों का अभ्यास करने या कैसे प्रतिक्रिया दें इस पर तनाव लेने के बजाय तुमने प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया। तुम्हारे कार्यों ने किसी भी स्पष्टीकरण से ज्यादा जोर से बोलना शुरू कर दिया और जल्द ही सबसे जोरदार आलोचकों के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं बचा।
तुमने उन्हें ज्यादा जोर से चिल्लाकर चुप नहीं कराया, तुमने आगे बढ़कर उन्हें चुप करा दिया। और उस तरह की जीत, ये उस तरह की है जिसे वे कभी आते हुए नहीं देखते। दूसरी बात, तुमने पहले अपने ही आंतरिक आलोचक का सामना किया। सबसे कठोर आलोचक जिसका तुम कभी सामना करोगे वो सोशल मीडिया पर, तुम्हारे कार्यस्थल पर या यहाँ तक के खाने की मेज के पार वाला नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग के अंदर की आवाज़ है, वो जो तुम्हारी हर की गई गलती को याद रखती है, तुम्हारी असुरक्षाओं को बढ़ाती है और जब तुम कुछ साहसी करने वाले होते हो तो संदेह फुसफुसाती है। और यहाँ क्रूर सच्चाई है, जब तक वो आवाज़ नियंत्रण में है, बाहरी आलोचकों को एक उंगली भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। तुम पहले से ही उनका काम कर रहे हो। पहली बार में तुमने शायद ये भी नहीं पहचाना हो कि वो आंतरिक आलोचक कितना जोरदार हो गया था। ये सिर्फ वहाँ था, पृष्ठभूमि में एक खराब प्लेलिस्ट की तरह दोहराता हुआ चल रहा था। तुम पर्याप्त स्मार्ट नहीं हो, तुम ये गड़बड़ कर दोगे, वे तुम्हें जज करेंगे। और तुमने इस पर विश्वास किया, तब भी जब दुनिया एक शब्द नहीं कह रही थी। यही जाल है, बाहरी आलोचना चोट पहुंचाती है, लेकिन आंतरिक आलोचना मनाती है। लेकिन फिर कुछ बदल गया। शायद ये थकावट का एक क्षण था, या शायद तुम सिर्फ उस वजन को ढोते ढोते तंग आ गए थे। जो भी था, तुमने उस आवाज़ का सीधा सामना करने का फैसला किया। तुमने इसे मीठा नहीं किया या खाली एफर्मेशंस के साथ इसे डुबाने की कोशिश नहीं की। तुमने इसे सुना, इसका विश्लेषण किया और खुद से एक सरल सवाल पूछा, क्या ये आवाज़ वास्तव में सच्चाई बता रही है? ज्यादातर समय जवाब ना था। वो आवाज़ बुद्धिमान नहीं थी, वो सिर्फ डरी हुई थी। उसने पुराने डरों को दोहराया क्योंकि वो सिर्फ यही जानती थी। और एक बार जब तुमने इसे वैसा ही देख लिया तो इसे बंद करना आसान हो गया। तुमने इसका पालन करने के बजाय इसे चुनौती देना शुरू कर दिया। तुमने अपने दिमाग में कहानी को फिर से लिखा, एक बार में एक जीत। यहाँ सुंदर हिस्सा है, जैसे ही तुम्हारा आंतरिक आलोचक शांत होता गया, बाहरी लोगों का डंक खत्म हो गया। जब तुमने अपनी कहानी को अपनाया और अपने मूल्य में विश्वास किया, तो उनकी राय अप्रासंगिक पृष्ठभूमि शोर बन गई। उनके पास अब तुम्हें परिभाषित करने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि तुमने ये पहले ही खुद के लिए कर लिया था। और वो असली जीत थी। तीसरी बात, तुम अपनी ही मान्यता का स्रोत बन गए। लगातार दूसरों की मंजूरी का इंतजार करने में कुछ थका देने वाला है। तुम बॉस, दोस्तों, परिवार, यहाँ तक के इंटरनेट पर अजनबियों से भी प्रभावित करने, अनुकूलन करने और मान्यता जीतने की कोशिश करते हो। और किस लिए? किसी ने तुम्हारे काम में एक खामी बताई तो तुम उदास नहीं हुए, तुमने उसे ठीक कर दिया। अगर उन्होंने तुम्हारे कौशल पर शक किया तो तुमने उन्हें तब तक तेज किया जब तक कि शक के लिए कोई जगह न रह जाए। और जब आलोचना निराधार थी या ईर्ष्या से प्रेरित थी तो तुमने उसे अपने दिमाग में टिकने दिए बिना खारिज करना सीख लिया। तुम रचनात्मक प्रतिक्रिया को विनाशकारी बकवास से अलग करने में एक माहिर बन गए। अकेले उस कौशल ने तुम्हें एक ऐसी बढ़त दी जो ज्यादातर लोग कभी विकसित नहीं करते। समय के साथ उनके शब्द तुम्हारा गुप्त हथियार बन गए। वही अपमान जो उन्होंने तुम पर फेंके, वे तुम्हारे विकास के लिए एक रोड मैप बन गए। उन्होंने अनजाने में उन क्षेत्रों को इंगित कर दिया जहां तुम सुधार कर सकते थे, और तुमने हर एक का लाभ उठाया। प्रत्येक सुधार के साथ तुमने उनके पास आलोचना करने के लिए कम और कम छोड़ दिया। अंततः तुमने सिर्फ आलोचकों को चुप नहीं कराया, तुम उनसे आगे निकल गए। तुम्हारी महारत उनके शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलती थी। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें ये जानने के लिए उनकी मंजूरी की जरूरत नहीं थी। तुमने उनकी नकारात्मकता को अपनी सफलता के लिए एक खाका में बदल दिया था। ये उस तरह की जीत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। छठी बात, तुम उन जगहों से आगे निकल गए जहां तुम्हारा सम्मान नहीं किया जाता था। एक दर्दनाक सच्चाई है जिसे कई लोग कठिन तरीके से सीखते हैं। हर जगह तुम्हारे लायक नहीं होती, चाहे वो एक कार्यस्थल हो, एक सामाजिक सर्कल हो या यहाँ तक कि एक पारिवारिक गतिशीलता हो। कुछ वातावरण कभी भी तुम्हारे मूल्य की पूरी तरह से सराहना नहीं करेंगे। तुमने शायद देखे जाने के लिए लड़ते हुए, अपने मूल्य को साबित करते हुए और ये उम्मीद करते
करते हुए समय बिताया हो कि वे आखिरकार तुम्हारे योगदान को समझेंगे। लेकिन चाहे तुमने कितनी भी मेहनत की हो, हमेशा ऐसा लगता था जैसे तुम एक दीवार के खिलाफ धकेल रहे हो। एक दिन तुमने कुछ ऐसा महसूस किया जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम कभी भी एक ऐसे कमरे में नहीं जीतोगे जो तुम्हें नजरअंदाज करने के लिए बनाया गया था। तुमने कट्टरपंथी जवाबदेही को चुना, उस तरह की जो बहानों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। जब तुमने गड़बड़ की तो तुमने उसे छिपाया नहीं, तुमने उसका सीधे सामना किया, स्वीकार किया कि तुम कहाँ गलत थे और उसे ठीक करने के लिए कदम उठाए। और हाँ, ये असहज था। खुद के साथ इतना क्रूरतापूर्ण ईमानदार होना चुभता था। लेकिन ऐसा करते हुए तुमने आलोचकों से उनकी शक्ति छीन ली। वे क्या कह सकते थे जो तुमने पहले ही स्वीकार नहीं कर लिया था? कुछ नहीं। तुमने उनकी खामियों को इंगित करने का मौका मिलने से पहले ही अपनी खामियों को अपनाकर उन्हें निहत्था कर दिया। ये एक साहसिक कदम था और इसने तुम्हें अछूत बना दिया। लेकिन कट्टरपंथी जवाबदेही सिर्फ आलोचकों को चुप कराने के बारे में नहीं थी, ये विकास के बारे में थी। जिम्मेदारी लेकर तुमने सुधार के लिए एक रोड मैप बनाया। तुम अपनी गलतियों से परिभाषित होने के बजाय उनसे सीखे। प्रत्येक झटका एक सबक बन गया और प्रत्येक सबक ने तुम्हें मजबूत बनाया। यहाँ अप्रत्याशित लाभ है। लोगों ने तुम्हें कम नहीं, ज्यादा सम्मान दिया। तुम्हारी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा एक ऐसी दुनिया में खड़ी हो गई जहाँ ज्यादातर लोग जवाबदेही से बचते हैं। और जिन्होंने कभी तुम पर शक किया था, उनके पास तुम्हारे साहस को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कट्टरपंथी जवाबदेही कमजोरी नहीं है, ये शक्ति है। ये एक घोषणा है कि तुम अपनी कहानी के नियंत्रण में हो, खामियों और सब कुछ के साथ। और जब तुमने नियंत्रण ले लिया तो आलोचकों ने अपनी पकड़ खोगी। 11वीं बात, तुमने सीखा कि खामोशी एक हथियार या एक ढाल हो सकती है। तुमने इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया। खामोशी की एक खराब प्रतिष्ठा है। लोग अक्सर इसे कमजोरी, हार या आत्मविश्वास की कमी समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ वो है जो तुमने समझा। खामोशी तुम्हारे शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली चालों में से एक हो सकती है, अगर तुम जानते हो कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। शुरू में तुमने शायद हर टिप्पणी का जवाब देने, हर कार्रवाई का बचाव करने और हर फैसले को समझाने की जरूरत महसूस की हो। जब किसी ने तुम्हारी आलोचना की तो वृत्ति कूदना और रिकॉर्ड को सीधा करना था, लेकिन इससे सिर्फ आग भड़की। जितना ज्यादा तुम उलझे, उतनी ही ज्यादा शक्ति तुमने उन्हें दी। फिर बदलाव आया। तुमने महसूस किया कि खामोशी सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये एक रणनीतिक विराम था। जब बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया जाता है तो ये आलोचकों को निहत्था कर सकता है, नकारात्मकता को विक्षेपित कर सकता है और तुम्हें बढ़त दे सकता है। खामोशी तुम्हारी ढाल बन गई जब तर्क तुम्हारी ऊर्जा के लायक नहीं थे। आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने के बजाय तुमने अपनी जमीन पर खड़े रहे और शोर को गुजरने दिया। लेकिन खामोशी सिर्फ एक ढाल नहीं थी, ये एक हथियार भी थी। उन स्थितियों में जहां तुम्हारी उपस्थिति शब्दों से ज्यादा बोलती थी, खामोशी ने एक ऐसा तनाव पैदा किया जिसने लोगों को और ध्यान से सुनने पर मजबूर कर दिया। इसने दूसरों को खालीपन को अपनी ही धारणाओं से भरने पर मजबूर कर दिया, अक्सर खुद के बारे में ज्यादा बताते हुए बजाय तुम्हारे। सबसे शक्तिशाली हिस्सा खामोशी ने तुम्हें सोचने, संसाधित करने और भावना के बजाय इरादे से कार्य करने का समय दिया। जब दूसरे बात करने में व्यस्त थे, तुम रणनीति बना रहे थे, और जब तुमने आखिरकार बोला तो तुम्हारे शब्दों में ज्यादा वजन था, क्योंकि वे दुर्लभ और उद्देश्यपूर्ण थे। तुमने कब बोलना है और कब खामोश रहना है, इसकी कला में महारत हासिल की। ये परिहार के बारे में नहीं था, ये नियंत्रण के बारे में था। और एक ऐसी दुनिया में जो शोर पर पनपती है, उस तरह के नियंत्रण ने तुम्हें अजेय बना दिया। 12वीं बात, तुमने असफलता को फिर से परिभाषित करके अटूट बन गए। असफलता का तुम्हें अंदर तक हिलाने का एक तरीका होता है। ये गंदा, असहज होता है और अक्सर उन लोगों से निर्णय के एक पक्ष के साथ आता है जो तुम्हें गिरते हुए देखना पसंद करते हैं। आलोचक उस डर पर पनपते हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफलता को इस बात का सबूत के रूप में देखो कि तुम काफी अच्छे, काफी स्मार्ट या काफी सक्षम नहीं हो।
लंबे समय तक शायद तुमने किया। प्रत्येक गलती तुम्हारे मूल्य पर एक सार्वजनिक फैसले की तरह महसूस होती थी और तुमने उस वजन को शर्म के एक बिल्ले की तरह ढोया। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। तुमने असफलता को दुश्मन के रूप में देखना बंद कर दिया और उसे एक शिक्षक के रूप में देखना शुरू कर दिया। तुमने महसूस किया कि जो लोग कभी असफल नहीं होते वो वही हैं जो कभी कोशिश नहीं करते। वे अपने आराम क्षेत्रों में रहते हैं, निर्णय से सुरक्षित लेकिन विकास से भी। तभी ये क्लिक हुआ। असफलता ये संकेत नहीं थी कि तुम हार रहे थे, ये इस बात का सबूत था कि तुम विकसित हो रहे थे। उस मानसिकता के बदलाव के साथ आलोचकों ने अपनी शक्ति खो दी। उनके ताने अब और नहीं चुभते थे क्योंकि तुम खुद को उनके उथले मानकों से नहीं माप रहे थे। तुम पूर्णता का पीछा नहीं कर रहे थे, तुम प्रगति का पीछा कर रहे थे। और प्रगति गंदी होती है, ये होनी चाहिए। अपनी असफलताओं को छिपाने के बजाय तुमने उनका विश्लेषण किया। क्या गलत हुआ? अगली बार तुम बेहतर क्या कर सकते हो? प्रत्येक ठोकर महारत की ओर एक सीढ़ी बन गई। और जैसे ही तुमने असफलता को अपनाया, कुछ अद्भुत हुआ। तुम अटूट बन गए। झटके अब और तुम्हें पटरी से नहीं उतारते थे, बल्कि वे तुम्हें ईंधन देते थे। आलोचक वो शांत हो गए। आखिरकार किसी ऐसे का मजाक उड़ाना मुश्किल है जो अपनी असफलताओं को कवच की तरह पहनता है। तुम्हारा लचीलापन डरावना था क्योंकि इसने ये दिखाया कि तुम्हें तोड़ा नहीं जा सकता। और यही विडंबना है, जिस पल तुमने असफलता से डरना बंद कर दिया, तुम अजेय हो गए। सच्ची शक्ति ये जानने से आती है कि कोई भी असफलता अंतिम नहीं है। तुमने वो सबक सीखा, उसे जिया और उसे तुम्हें आजाद करने दिया। और वो स्वतंत्रता, ये एक ऐसी जीत है जिसे कोई भी आलोचक कभी नहीं छीन सकता। 13वीं बात, तुमने मंजूरी का पीछा करने के बजाय एक विरासत बनाई। मंजूरी व्यसनी है। पसंद, तारीफें और तालियां अच्छी लगती हैं, भले ही वे क्षणभंगुर हों। पहली बार में तुम शायद पीछा करने में फंस गए हो, उन लोगों से मान्यता प्राप्त करने के लिए पीछे की ओर झुकते हुए जो मुश्किल से मायने रखते थे। लेकिन मन ही मन तुम जानते थे कि एक समस्या है। मंजूरी अस्थायी है लेकिन विरासत शाश्वत है। और मंजूरी का पीछा करना तुम्हें उससे दूर खींच रहा था जो वास्तव में मायने रखता था। एक पल आया जब तुमने खुद से एक कठिन सवाल पूछा, मैं ऐसा क्या बना रहा हूं जो शोर से आगे निकल जाएगा? जवाब सुंदर नहीं था। तुमने महसूस किया कि तुम्हारी बहुत ज्यादा ऊर्जा उन लोगों को जीतने की कोशिश में खर्च हो गई थी जो 1 साल में तुम्हारा नाम भी याद नहीं रखेंगे। उनकी राय रेत की तरह थी जो तुम्हारी उंगलियों से फिसल रही थी, चाहे तुम कितनी भी मजबूती से पकड़ने की कोशिश करो। तो तुमने अपना ध्यान बदल दिया। तुमने क्षणिक तालियों की परवाह करना बंद कर दिया और लंबी अवधि के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तुम किन मूल्यों का प्रतीक बनना चाहते थे? कौन सा काम दशकों बाद भी मायने रखेगा? ये वे सवाल थे जिन्होंने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया। आलोचक तुम्हारे वर्तमान को नीचे गिराने से ग्रस्त तुम्हारी नई मानसिकता को नहीं समझ सकते थे। वे अब में फंसे हुए थे जबकि तुम कुछ कालातीत बना रहे थे। उन्होंने तुम्हारी चालों की आलोचना की, लेकिन तुम कुछ ऐसा बनाने पर बहुत ज्यादा केंद्रित थे जो उनके शब्दों से आगे निकल जाएगा। और यहाँ सुंदर हिस्सा है, विरासत को मान्य होने के लिए तालियों की जरूरत नहीं होती है। तुमने एक खामोश, आत्मविश्वासी उद्देश्य के साथ काम करना शुरू किया, ये जानते हुए कि जो बीज तुमने आज लगाए थे वे भविष्य में फल देंगे। तुम्हें उन्हें इसे देखने या इसे मंजूर करने की जरूरत नहीं थी। तुम जानते थे कि जब समय सही होगा तो तुम्हारा काम खुद बोलेगा। जब वे अप्रासंगिकता में फीके पड़ गए, तुमने कुछ सार्थक बनाया, और वो किसी भी क्षणिक मंजूरी से कहीं ज्यादा बड़ी जीत है। 14वीं बात, तुमने अपने कार्यों को बात करने दिया, लेकिन अवज्ञा से नहीं। एक आम कहानी है जो कहती है कि सफलता सबसे अच्छा बदला है, और जब ये सतह पर संतोषजनक लग सकता है, ये थका देने वाला भी है। लोगों को गलत साबित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ जीना तुम्हें उनकी अपेक्षाओं से बांधे रखता है। ये तुम्हारी जीतों को उनके बारे में बनाता है, तुम्हारे बारे में नहीं। तुमने महसूस किया कि ये वो जीवन नहीं था जो तुम चाहते थे। तुम नाराजगी का वजन नहीं ढोना चाहते थे या उनकी राय को अपने रास्ते को निर्देशित नहीं करने देना चाहते थे। तो तुमने एक शक्तिशाली फैसला किया।
तुमने फलने फूलने का चुनाव किया, लेकिन अवज्ञा से नहीं, शांति से। ये एक निष्क्रिय वापसी के रूप में खामोशी के बारे में नहीं था, ये तुम्हारे ध्यान को पुनः प्राप्त करने के बारे में था। सही वापसी तैयार करने या छोटी मोटी लड़ाइयों में समय बर्बाद करने के बजाय तुमने वो ऊर्जा अपने विकास, अपनी कला और अपनी खुशी में डाली। तुमने एक ऐसा जीवन बनाया जिसने तुम्हें गौरवान्वित किया, इसलिए नहीं कि इसने आलोचकों को चुप करा दिया, बल्कि इसलिए कि इसने तुम्हें भर दिया। यहाँ विडंबनापूर्ण हिस्सा है, जब तुमने अपने कार्यों को बात करने दिया तो लोग मदद नहीं कर सकते, लेकिन सुनते हैं। यहाँ तक कि जिन आलोचकों ने कभी तुम पर शक किया था, उन्हें भी तुम्हारी सफलता को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी राय अप्रासंगिक। पृष्ठभूमि शोर बन गई थी। तुम उन्हें नाराज करने के लिए नहीं फल फूल रहे थे, तुम खुद के लिए फल फूल रहे थे, और वो बदलाव अंतिम जीत थी। तुम्हारी सफलता प्रतिशोध के बारे में नहीं थी, ये मुक्ति के बारे में थी। तुम अब और उनकी अपेक्षाओं से बंधे नहीं थे या उनकी नकारात्मकता से प्रेरित नहीं थे। तुम इरादे, आनंद और उद्देश्य के साथ चले, और ऐसा करते हुए तुमने खुद को आजाद कर लिया। उस तरह की सफलता ये दुर्लभ है। ये सिर्फ लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, ये प्रक्रिया में शांति पाने के बारे में है। और जब तुमने वो शांति पाई तो तुमने सिर्फ जीता नहीं, तुमने खेल को पूरी तरह से पार कर लिया। बस बहुत हुआ। वे शब्द तुम्हारी क्रांति की शुरुआत को चिन्हित करते हैं। एक घोषणा कि तुम दूसरों की शर्तों पर जीना बंद कर चुके थे, उनकी राय से जकड़े हुए और उनके निर्णयों से थके हुए। तुमने आलोचकों को चुप करा दिया, ज्यादा जोर से चिल्लाकर नहीं, बल्कि उन तरीकों से बदलकर जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा था। तुमने उनकी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, तुम उनसे दूर चले गए। तुमने बदला लेने पर ऊर्जा बर्बाद नहीं की, तुमने इसे अपने खुद के विकास में निवेश किया। तुमने मीडियोक्रिटी पर महारत, शुद्रता पर शांति और मंजूरी पर उद्देश्य को चुना। जो तुम्हारी कहानी को शक्तिशाली बनाता है, वो सिर्फ ये नहीं है कि तुमने विजय प्राप्त की, ये है कि तुमने ये कैसे किया। तुमने असफलता को फिर से परिभाषित किया, कट्टरपंथी जवाबदेही को अपनाया और एक ऐसा जीवन बनाया जो किसी भी अपमान से ज्यादा जोर से बोलता था। और इन सब के माध्यम से तुमने अंतिम सच्चाई सीखी, शक्ति दी नहीं जाती, ये पुनः प्राप्त की जाती है। ये उन विकल्पों में है जो तुम हर दिन ऊपर उठने, बिना माफी के निर्माण करने और उन लोगों से मान्यता की जरूरत के बिना फलने के लिए करते हो जिन्होंने तुम पर शक किया था। अब तुम्हारा जीवन किसी की प्रतिक्रिया नहीं है, ये आत्मसम्मान, लचीलापन और प्रामाणिकता का एक गान है। आलोचक, उनकी आवाजें फुसफुसाहट में फीकी पड़ गई हैं। वे अब और मायने नहीं रखते हैं और वे कभी नहीं रखते थे, क्योंकि एकमात्र आवाज जो कभी वास्तव में मायने रखती थी वो तुम्हारी अपनी थी, और तुमने उसे पहले से कहीं ज्यादा जोर से गाने देना सीख लिया है। ये तुम्हारी जीत है, इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें गलत साबित कर दिया, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को सही साबित कर दिया, और वो एक विरासत है जो बनाने लायक है। अगर ये संदेश तुमसे जुड़ा और तुम्हारे भीतर एक आग जलाई, तो इसे यहीं रुकने मत दो। उस सदस्यता बटन को दबाओ ताकि तुम कभी भी अपनी यात्रा को ऊपर उठाने के लिए डिजाइन की गई शक्तिशाली सामग्री को न चूको। वीडियो को पसंद करना न भूलें। ये तुम्हारा समर्थन दिखाने और हमें ये बताने का एक सरल तरीका है कि ये संदेश घर लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। तुम्हें कभी नहीं पता कि किसे अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने और अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए उस अतिरिक्त धक्का की जरूरत है। साथ मिलकर चलो एक ऐसा समुदाय बनाएं जो फलता फूलता है, बढ़ता है और अनअपोलोजेटिकली जीतता है। अगले में मिलते हैं। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे।